अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 का लेक्चर 2 स्टडी करेंगे, जहां हम प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और नेचर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोजेक्ट एक ऐसा काम होता है जो हमेशा के लिए नहीं चलता। इसका एक क्लियर गोल होता है, इसकी स्टार्ट होती है और इसका एंड भी होता है। एक सिंपल डेफिनेशन ये समझो कि प्रोजेक्ट असल में एक प्रॉब्लम का प्लान्ड सोल्यूशन होता है। यानी आज आप एक जगह पर हो, आपको किसी बेटर रिजल्ट तक पहुंचना है, लेकिन बीच में रुकावट है। प्रोजेक्ट उस गैप को क्लोज करने का ऑर्गेनाइज तरीका होता है। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का एक ग्रुप होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किया जाता है। रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि लोग, मशीन्स, टाइम और एफर्ट भी होता है। इसका मकसद होता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एक स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक जगह या कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट टेम्पररी भी होता है और यूनिक भी। अब हर प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट्स शॉर्ट रेंज होते हैं और कुछ लॉन्ग रेंज। पहले शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये आमतौर पर 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसका फोकस टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स पर होता है, यानी छोटे या नियर टर्म गोल्स पर। इनमें रिस्क कम होता है, सोफिस्टिकेशन कम होती है और अप्रूवल या फंडिंग लेना भी आसान होता है। एक छोटी सी एग्जांपल लो। अगर किसी शॉप में डिफेक्ट्स 6% से 4% तक कम करने हैं, तो ये शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट हो सकता है। गोल क्लियर है, टाइम शॉर्ट है और स्कोप भी लिमिटेड है। लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट्स दूसरी तरफ ज्यादा बड़े और ज्यादा रिस्की होते हैं। इनमें प्रॉपर फीजिबिलिटी एनालिसिस जरूरी होती है। ये अक्सर क्रॉस फंक्शनल होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं। इनका असर लंबी मुद्दत तक रहता है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऐसी प्रोजेक्ट्स में ब्रेक थ्रू थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट बिना वजह स्टार्ट नहीं होता। हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई नीड होती है। कभी नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप या मॉडिफाई करना होता है, कभी किसी फैसिलिटी को रीलोकेट करना होता है या बंद करना होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स रेगुलेटरी मैंडेट की वजह से भी आते हैं, यानी लॉ या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कभी कम्युनिटी इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कभी प्रोसेस को री इंजीनियर करना होता है ताकि कंप्लेंट्स कम हो, साइकिल टाइम कम हो और एरर्स एलिमिनेट हो। इसी तरह नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना या नए टूल्स और इक्विपमेंट लाना भी प्रोजेक्ट की वजह बन सकता है। सोचो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुरानी मैनुअल सिस्टम पर चल रही हो और अब उसे फास्ट और एक्यूरेट डिजिटल सिस्टम चाहिए हो। ये रेगुलर रूटीन काम नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट की पहचान क्या होती है। प्रोजेक्ट के कुछ कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट एक सिंगल गोल पर फोकस करता है, यानी इसका डायरेक्शन स्कैटर्ड नहीं होता। दूसरी बात, इसके कस्टमर्स या अफेक्टेड पीपल होते हैं जो फाइनल रिजल्ट से इंपैक्ट होते हैं। तीसरी बात, प्रोजेक्ट को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना होता है। चौथी बात, ये बजट के अंदर होना चाहिए। और पांचवी बात, रिजल्ट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक होना चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी और क्वालिटी दोनों ठीक हों। अगर इन सबको एक लाइन में जोड़ दें तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए होता है। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है और रिस्क का एलिमेंट भी होता है। हर प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है, चाहे कम हो या ज्यादा। अब एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट की नेचर को और क्लियरली दिखाती हैं। प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है, इसकी डेफिनेट बिगिनिंग और डेफिनेट एंड होती है। इसके साथ टेम्पररी टीम्स और टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। प्रोजेक्ट तब खत्म होता है जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए या फिर जब पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव मीट ही नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट्स फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं, चाहे कुछ महीने चलें या कुछ साल। एक और खास बात यह है कि प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज पर मबनी होता है, यानी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन सकता है। इसमें क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, क्योंकि मल्टीपल ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं और एंड पर यूजुअली एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कभी रिसोर्सेज के लिए डिपार्टमेंट्स में कंपटीशन होती है, कभी लीडरशिप रोल्स क्लियर नहीं होते, कभी क्लाइंट चेंजेस चाहता है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, और कभी सच में 2 बॉसेस भी हो सकते हैं जिनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। यही वजह है कि प्रोजेक्ट सिंपल रूटीन काम नहीं होता। इस इमेज में देखो कि प्रोजेक्ट बिल्कुल सेंटर में है और उसके अराउंड पूरा एनवायरनमेंट मौजूद है। अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, टॉप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्टाफ, कॉलीग्स,
इंटरनल यूजर्स और मैनेजर्स कंट्रोलिंग इंटरनल रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं। बाहर गवर्नमेंट, सप्लायर्स, एक्सटर्नल यूजर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी दिख रहे हैं। टेक अवे ये है कि प्रोजेक्ट कभी अकेला काम नहीं करता, बल्कि अंदर और बाहर दोनों तरफ के लोग उस पर असर डालते हैं। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि जिस दुनिया में प्रोजेक्ट चल रहा है वही उसका एनवायरनमेंट है। नोट्स के मुताबिक ये सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है। कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट ये बताता है कि प्रोजेक्ट लोगों को कैसे अफेक्ट करता है और लोग प्रोजेक्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एथिक्स, रिलीजन और कल्चर जैसी चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लॉज, कस्टम्स, टाइम जोन्स, टेक्नोलॉजी का यूज, नेशनल हॉलिडेज, ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स जैसी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है लोकल इकोलॉजी और ज्योग्राफी, यानी प्रोजेक्ट जगह से भी अफेक्ट हो सकता है और जगह को अफेक्ट भी कर सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट, शेयर या असर होता है। सीधी सी बात, प्रोजेक्ट का रिजल्ट जिनको टच करे या जो प्रोजेक्ट के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सके वो स्टेक होल्डर्स हैं। इनमें शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और कम्युनिटी सब आ सकते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग डायरेक्ट काम करते हैं, कुछ सिर्फ सपोर्ट देते हैं और कुछ दूर होते हुए भी डिसीजन पर असर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं, बल्कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को समझना भी है। अगर की स्टेक होल्डर को पहचाना ही ना जाए तो बाद में बहुत बड़ा मसला बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव स्टेक होल्डर वो होता है जो प्रोजेक्ट की सक्सेस से फायदा देखता है। नेगेटिव स्टेक होल्डर वो होता है जो प्रोजेक्ट की सक्सेस को अपने लिए नुकसान समझता है। जैसी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से बिजनेस लीडर्स खुश हो सकते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल ग्रुप्स कंसर्न रेज कर सकते हैं। अब स्टेक होल्डर्स के ग्रुप को थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। की स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो प्रोजेक्ट के कोर रोल्स में नजर आते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, फिर कस्टमर्स या एंड यूजर्स जो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं। उसके बाद परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन आती है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट का एक्चुअल काम कर रहे होते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आते हैं जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट यूजर नहीं होते, लेकिन अपनी पोजीशन की वजह से प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हो तो वो भी स्टेक होल्डर बन सकती है। इस स्ट्रक्चर में देखो कि सबसे बाहर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स का सर्कल है, उसके अंदर प्रोजेक्ट टीम है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और सबसे ऊपर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नजर आ रहा है। इससे एक सिंपल बात समझ आती है कि प्रोजेक्ट एक लेयर वाला सिस्टम है जहां हर लेवल का रोल अलग है लेकिन सब कनेक्टेड है। स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स अक्सर डिफरेंट होते हैं। कोई लो कॉस्ट चाहता है, कोई टेक्निकल एक्सीलेंस चाहता है, कोई प्रॉफिट चाहता है और कोई टाइमली कंप्लीशन। प्रोजेक्ट मैनेजर को इन डिफरेंसेस के दरमियान बैलेंस बनाना पड़ता है। अब प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी सोच से जोड़ो। प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जरिया होते हैं। यानी स्ट्रैटेजी सिर्फ पेपर पर आइडिया होती है और प्रोजेक्ट उस आइडिया को एक्शन में बदलता है। प्रोजेक्ट्स मार्केट डिमांड की वजह से भी प्लान होते हैं, जैसे न्यू रिफाइनरी, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स की वजह से भी, जैसे यूनिवर्सिटी नए कोर्सेज लॉन्च करे रेवेन्यू जनरेशन के लिए। कस्टमर रिक्वेस्ट्स भी प्रोजेक्ट शुरू करवा सकती हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नई सर्विस इंट्रोड्यूस करे। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डिमांड और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी प्रोजेक्ट प्लानिंग को ड्राइव करते हैं। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो करना चाहती है, compete करना चाहती है या रूल्स फॉलो करना चाहती है, तो वो काम आम रूटीन से नहीं होता, उसके लिए प्रोजेक्ट अप्रोच चाहिए होती है। कभी कभी प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसे एक ही ब्लॉक में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सब प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में सब प्रोजेक्ट का छोटा हिस्सा होता है, लेकिन उसकी अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट होती है। ये भी प्रोजेक्ट की तरह हैंडल किया जाता है। कभी इन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है और कभी आउटसोर्स्ड ही। सोचो अगर एक लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसमें अलग सब प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डेटा सेटअप, ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजेबल हो जाती है।
अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क पर आते हैं जिसे ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करते वक्त कुछ कंपीटिंग डिमांड्स को बैलेंस करना पड़ता है। नोट्स में खास तौर पर टाइम, कॉस्ट, स्कोप और क्वालिटी का रिलेशनशिप बताया गया है। इस मॉडल में देखो कि रिसोर्सेज, कॉस्ट और परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी एक ट्रायंगुलर रिलेशन में दिख रहे हैं और बाहर गुड कस्टमर रिलेशंस का आइडिया भी मौजूद है। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोजेक्ट सिर्फ काम खत्म करने का नाम नहीं, बल्कि टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को साथ लेकर चलने का नाम है। अगर टाइम कम कर दो तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए। अगर स्कोप बढ़ा दो तो रिसोर्सेज और शेड्यूल दोनों प्रेशर में आ जाते हैं। क्वालिटी भी इन चीजों के बैलेंस से अफेक्ट होती है। इसीलिए प्रोजेक्ट फेल तब होते हैं जब एस्टिमेट्स फॉल्टी हों या टाइम, टैलेंट और रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हों या गलत जगह यूज हो रही हों। अब एक सिंपल सवाल, प्रोजेक्ट को रियल लाइफ में कैसे पहचाने? नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ऑटो टैक्स फाइलिंग सिस्टम डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, डिपार्टमेंट की वेबसाइट होस्ट करना, कंटैमिनेटेड साइट का एनवायरमेंटल क्लीनअप, यूनिवर्सिटी एलुमनाई रीयूनियन होल्ड करना, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, नया प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर या स्टाफिंग चेंज करना, या नया इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप या अक्वायर करना। इन एग्जाम्पल से एक पैटर्न समझ आता है। प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है और यूनिक आउटपुट देता है। अब इसको ऑपरेशन से कंपेयर करो। ऑपरेशंस ऑनगोइंग और रेपिटेटिव होती हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ऑपरेशंस रोज चलती रहती हैं। प्रोजेक्ट उसके मुकाबले में टेम्पररी होता है। लेकिन दोनों में कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं। दोनों लोग करते हैं, दोनों लिमिटेड रिसोर्सेज से कंस्ट्रेंड होते हैं और दोनों प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड और कंट्रोल्ड होते हैं। फर्क बस इतना है कि ऑपरेशंस रिपीट होती हैं जबकि प्रोजेक्ट एक यूनिक रिजल्ट के लिए होता है। अब प्रोजेक्ट टाइप्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी एक जैसी नहीं होती। नोट्स में 4 टाइप्स दिए गए हैं। टाइप 1 प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहां मेथड्स भी वेल डिफाइंड होती हैं और एंड रिक्वायरमेंट्स भी वेल डिफाइंड होती हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इसकी सिंपल एग्जाम्पल हैं, यानी काम का तरीका भी क्लियर और फाइनल रिजल्ट भी क्लियर। टाइप 2 प्रोजेक्ट्स में एंड रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड होती हैं, लेकिन मेथड्स पुअरली डिफाइंड होती हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अर्ली स्पेस प्रोजेक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब डेस्टिनेशन क्लियर है, लेकिन वहां पहुंचने का एग्जैक्ट रास्ता पूरी तरह क्लियर नहीं होता। टाइप 3 प्रोजेक्ट्स में मेथड्स वेल डिफाइंड होती हैं, लेकिन एंड रिक्वायरमेंट्स पुअरली डिफाइंड होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसकी एग्जाम्पल हैं, यानी टीम को काम करने का प्रोसेस पता होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की एग्जैक्ट शेप वक्त के साथ क्लियरर होती है। टाइप 4 प्रोजेक्ट्स में मेथड्स भी पुअरली डिफाइंड होती हैं और एंड रिक्वायरमेंट्स भी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, विजन डेफिनेशन और ट्रेनिंग इम्पैक्ट असेसमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है। इस इमेज में देखो कि मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स अलग अलग लेयर्स की तरह दिखाए गए हैं और फंक्शनल गैप्स भी अलग नजर आ रहे हैं। जब इन गैप्स को एक साथ देखा जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन छोटे ऑपरेशनल आइलैंड्स जैसी लगने लगती है। सिंपल टेकअवे ये है कि डिपार्टमेंट्स और लेवल्स अगर आपस में कनेक्ट ना हो तो प्रोजेक्ट स्मूथली नहीं चल सकता। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल सिर्फ टास्क्स असाइन करना नहीं होता। उसका असली काम होता है कम्युनिकेशन को क्रॉस फंक्शनल बनाना, लोगों को कॉमन गोल्स की तरफ लाना और अलग अलग प्रायोरिटीज को एक डायरेक्शन देना। आज हमने देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, क्यों स्टार्ट होता है, उसकी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एनवायरनमेंट और स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, स्ट्रैटेजी से उसका क्या कनेक्शन है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट समरी ये है कि प्रोजेक्ट सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज लाने का मेजर तरीका है और इनका बेसिक रूल यही है कि राइट काम को राइट तरीके से, राइट टाइम और राइट रिसोर्सेज के साथ किया जाए। इसी के साथ आज का